एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले बात करो, इसको आज तक किसी ने हैक नहीं किया है, ना ही फ्यूचर में इसको कोई हैक करने की कोशिश करेगा। और अगर इसको हैक करने की कोशिश करेगा ना, तो एक नोड को हैक करने में 10 मिनट लगेंगे। और अगर हमें पूरे इस टेक्नोलॉजी को हैक करना है तो इस पे करोड़ों की तादाद में यूजर होते हैं। तो 1 करोड़ लोगों को हैक करना एट अ टाइम इम्पॉसिबल है, ये बात भी आप समझ लो। हम हैक करते हैं किसी सिस्टम को, किसी सर्वर को, लेकिन जहां पे करोड़ों लाखों की तादाद में कंप्यूटर लगे हो, तो एट ए टाइम में इन सबको हैक करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है, इसमें अगर आप हैक करने की कोशिश करोगे ना 1 करोड़ कंप्यूटर्स को, तो आपको टाइम लगेगा 200 साल, 200 ईयर्स, मिनिमम बात बोल रहा हूं, ठीक है। आप लिख लो, क्योंकि एक नोड को हैक करने में सबसे बेस्ट हैकर जो होगा उसको लगेंगे 10 मिनट्स। 10 इंटू 1 करोड़ करो, 200 साल लगेंगे बंदे को हैक करने में फुल चैन को, तभी नहीं होगा कुछ भी। पॉइंट तो ये समझो। दूसरी, इसके बनाने वाला एनोनिमस है आज तक, मतलब इसका जो बनाने वाला है उसका पता ही नहीं है वो है कौन। उसने खुद की आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा के रखा हुआ है, पहले तो ये बात समझो। मतलब इसके बनाने वाले को, इसके डेवलप करने वाले को आज तक दुनिया में कोई जान ही नहीं सका कि ये है कौन, ठीक है। अब जब बनाने वाले को समझ जाए, बनाने वाला इतना बड़ा हैकर है कि दुनिया के सारे हैकर बन मिलकर भी उसको आज तक उसकी आइडेंटिटी को पता नहीं कर पाए कि ये बनाया किसने है, लेकिन चल रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। इसकी जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन कंसेप्ट, ठीक है। ब्लॉकचेन आज अगर आईटी की फील्ड में सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आईटी की फील्ड में अगर हम ये बोलें कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कोई बंदा हैक नहीं कर पाएगा तो वो ब्लॉकचेन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबसे सिक्योर है तो वो ब्लॉकचेन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें तुम्हारा पैसा गया वापस कभी लौट के नहीं आएगा तो ब्लॉकचेन। समझ आ रही है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें ये नहीं पता होता कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, तो वो ब्लॉकचेन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां तुम्हारी आइडेंटिटी का पता ही नहीं होता है कि तुम हो कौन। मैं ताहिर को पैसे भेज रहा हूँ, ताहिर मुझे भेज रहा है, मैं सायमा को, सायमा मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे सायमा ही भेज रही है। इसके पीछे कौन होता है? बंदा एनोनिमस होता है, मतलब किसी को किसी का पता इसमें होता। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने इंडियन इकोनॉमी को छोड़ो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। क्यों हिला के रख दिया है? क्योंकि ये अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर आ गई है, जहां पर डिजिटली पैसे वे में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। कोई टैक्स कोई कटता ही नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट। हर कंट्री की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, क्योंकि लोग अब एक रुपये में या डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, लोग करते हैं बिटकॉइन्स में, लोग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो बैंक्स आस्ता आस्ता बंद होती जा रही हैं। मतलब इसने इतनी बड़ी क्रांति लाई है कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आईटी की फील्ड में ब्लॉकचेन आ जाए और ये पता चल जाए कि ये बनाया किसने है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको मार दिया है क्योंकि वो हर एक कंट्री की इकोनॉमी को खत्म कर रहा है, दैट इज वाई उसने ब्लॉकचेन बनाई। अब ब्लॉकचेन है क्या, ये डेवलप कैसे हुई, ये काम कैसे करती है? इसमें हम पैसा एक दूसरे को बेचते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, एक दूसरे का अता पता कुछ नहीं होता है, और इसमें पैसा सिक्योर होता है। सबसे मेन चीज, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड वो होता है जहां पे फुल अथॉरिटी किसी एक सेंटर गवर्नमेंट के पास हो। फॉर सपोज आप अभी इसने इकोनॉमी को हिला के रख दिया है, बस इतना समझो, क्योंकि हर एक कंट्री इसके खिलाफ इसीलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी गिर रही है, लोग बैंकों की तरफ आ नहीं रहे हैं, लोग डिजिटल वे में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और डिजिटल वे में किसी को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो कर रहे हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। इसमें एक करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी, उसमें बहुत सारी वेज होते हैं, लाइक बिटकॉइन है, ठीक है, लिटकॉइन है, बहुत सारी कॉइन्स होती हैं जिनमें पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो रिपल है। पॉइंट समझ आ गई? अब अगर बात करें सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में फर्क क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड होता है कि अगर हम हिंदुस्तान में पैसा एक दूसरे को भेज रहे हैं तो पैसा कट रहा है, इसका हम किसी को पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम किससे पूछते हैं? गवर्नमेंट से। जैसे इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है, इंटरनेट पे किसी की हुकूमत, इंटरनेट किसी एक के कब्जे में नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बोला इंटरनेट की शुरुआत यूएस से हुई, तो आप बोलोगे शायद यूएस इसका होल्डर है,
ओनर है यही कंट्रोल कर रहा है, ना इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। सेम टू सेम इंडिया में करेंसी को आरबीआई कंट्रोल कर रही है, कुछ भी मसला हो तो आरबीआई इसको क्लियर करता है। लेकिन यहां पे इस वाली ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं करता है, और इसमें हमें चेंज करना, पैसा एक बार गया उसको वापस लाना इतना मुश्किल है ना कि आप तसव्वुर करो आपके जेब से निकला पैसा वो कभी वापस लौट कर आने वाला। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ, और ये ब्लॉकचेन है क्या, स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। ओवरऑल पहले मैंने आपको समझाया कि ब्लॉकचेन है क्या। देखो, ब्लॉकचेन का कंसेप्ट आज हमारे पास नहीं आया है, ब्लॉकचेन का कंसेप्ट बहुत पहले हमारे पास था। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक मॉडिफिकेशन है ब्लॉकचेन, किसकी, हवाला बाजार की, तो आप इस चीज पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये हवाला बाजार की मॉडिफिकेशन है। देखो, इसकी शुरुआत होती है अगर डिजिटली वे में देखें, एज पर यूर बुक्स, एज पर यूर सिलेबस, तो 1991 में शुरुआत हुई। ठीक है, 1991 में इसको डेवलप करने के बारे में सोचा गया। देखो, ये आया क्यों, इसके पीछे सर्कमस्टेंसेस क्या है। सर्कमस्टेंसेस ये है, इसके बनाने वाले ने जो ये काम स्टार्ट किया ब्लॉकचेन, ये क्यों किया। मेन सर्कमस्टेंसेस इसके पीछे ये थी, अगर हमारे पास करेंसी है, हमारे पास अपना पैसा है, ठीक है, ए, दूसरा क्या है, बी, पॉइंट समझना अच्छे से। ठीक है, अब ये इसको पैसा भेज रहा है, इसके अकाउंट में कितना पैसा है ये किसको पता है, बैंक को। बैंक को पता है, मतलब डिजिटली वे में नहीं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं जो हमारा। और बी के अकाउंट में कितना पैसा है ये किसको पता है, बैंक को। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं बड़े अमाउंट में, ठीक है, बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में, तो हमें टैक्स देना पड़ता है, भी टैक्स देना पड़ता है, उधर दूसरे दोनों को टैक्स देना पड़ता है। अगर फॉर सपोज 70 लाख मुझे किसी को भेजने हैं, 70 लाख, तो 10 लाख मुझे गवर्नमेंट को देना है, टैक्स देना है कि नहीं। पॉइंट समझ आ रही है। अगर अकाउंट मेरा है, मेरे अकाउंट का पता गवर्नमेंट को क्यों चले। और जो ब्लॉकचेन के पीछे जो माइंड है वो भी एक क्रिमिनल माइंड है। आप ऐसे समझो कि उसने दो चीजों को बीच में से हटाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने बोला अगर मेरे अकाउंट में जितना भी वेल्थ है तो बैंक को क्यों पता होना चाहिए, वाई, किस वजह से, क्यों होना चाहिए, ये सिक्रेसी मेरे पास होनी चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरा उसने बोला कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूं, अगर पैसा मेरा है तो मैं गवर्नमेंट को क्यों इसका टैक्स दूं। तो उसने सोचा इसका बीच में से कोई रास्ता निकालते हैं, कोई ऐसी चेन बनाते हैं, कोई ऐसा कंसेप्ट डेवलप करते हैं आईटी में जहां पे क्या हो, जहां पे ये हो कि पैसा ए से बी को पहुंचे मगर गवर्नमेंट को इसका आता पता, मगर गवर्नमेंट को अकाउंट का बैलेंस पता। दो चीजें मेन थी इसमें। एक, अपनी दौलत कोई किसी को नहीं दिखाता है। अभी मैं आपको बोलूं अकाउंट में कितने हैं, कोई मुझे सही से नहीं बोलेगा अकाउंट में कितने, अपनी वेल्थ नहीं दिखाता। बैंक को पता है, बैंक को पता है कि इसके अकाउंट में कितना पैसा है। तो यही उसने बोला बैंक को क्यों पता चलना चाहिए, और गवर्नमेंट को मैं टैक्स के तौर पे अपने पैसे क्यों दूं। अगर ये मेरे पैसे हैं, लॉटरी में मैंने 1 करोड़ रुपए जीते, 30 लाख या 25 लाख क्यों गवर्नमेंट लेती है। तो ये चीजें उसके माइंड में आ रही थी कि बीच में कोई ऐसा कंसेप्ट तैयार किया जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जाए जिससे एक तो मेरे अकाउंट का किसी बैंक को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता ना चले, दूसरा मैं किसी को टैक्स भी ना दे सकूं। पॉइंट समझ आई। अब मैंने आपको जो बोला कि ये कंसेप्ट तो इससे पहले भी था लेकिन हम लोग अच्छे से तवज्जो नहीं करते थे, जिसको बोलते हैं हवाला बाजार। क्या बोलते हैं, हवाला बाजार। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। हवाला बाजार का एक एग्जांपल पुष्पा मूवी में भी होता है, अगर आपने देखा होगा। उसमें पैसा 10 रुपए कटे हुए होते हैं, ए को जिसको बेचना होता है, ए को दूसरा कटा हुआ पार्ट बी के पास होता है। पॉइंट समझ आ रही है। जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो वो ये कटा हुआ रुपए उसको दिखाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। हम बैंक से छुप कर अगर कुछ इलीगल काम करते थे तो हम क्या करते थे, ए वाला जो बंदा है ये बी को क्या बेचता था, पैसा, और हम क्या करते थे, इसको कोई कोड बोलते थे, ठीक है, ये रास्ता कहाँ जाता है, या कुछ ऐसे कोड जो सीआई के कोड्स होते हैं, आज आप देखते हो मूवीज में भी,
या हम कुछ देते थे, सपोज करो हम 1 रुपये, है ना, 10 रुपये, उसका आधा हिस्सा जो है वो इसके पास है और आधा हिस्सा इस पार्टी के पास है। जब मैं देता था ना, ये पार्टी को मुझे देने हैं 10 लाख, ठीक है। ये कहाँ का है, यहाँ पे पॉइंट एक समझो, ये है J&K का और ये है दिल्ली का। बिहार से पहले दिल्ली आते हैं, तो ये दिल्ली का है। अब मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का बंदा 10 लाख किसको दे, दिल्ली के बंदे को, लेकिन बैंक को इसका पता, हम बैंक के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो टैक्स लेगा। और अगर एक बंदा, हम एक को ट्रांसफर जब करते हैं ना यहाँ से, सेंडर, रिसीवर का ऑटोमेटिकली पता बैंक को चलता है, क्योंकि अकाउंट उसमें डालना होता है। तो दोनों बेचारे ना चाहते हुए भी फंसते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि बैंक को इस चीज से दूर रखें, तो वो था हवाला बाजार। बहुत पहले हम क्या करते थे, जब जम्मू कश्मीर से दिल्ली में कोई बंदा पैसे भेज रहा है, तो वो एक निशानी के तौर पे पैसे को काट के एक इसके पास हिस्सा रखता था, दूसरा उसके पास हिस्सा रखता था। अब जब ये बंदा इससे मिलता है, ये आपस में एक जगह तय करते थे कि दिल्ली के फलाने मेट्रो स्टेशन पे आपको मिलना है, वो आके वहां बैठता था, J&K का बंदा यहाँ से गया, इसकी पूरी शक्ल दिखाई होती थी उसको, बाकी किसी थर्ड पर्सन को इसका पता, तो वो एक कटा हुआ रुपये दिखाते थे कि आप वही हो। हाँ, एक दूसरे को भी ये जानते नहीं है, बस इतना है कि फलाने टाइम पे फलाने जगह वो रुकेगा, तो ये उसको कटा हुआ रुपये दिखाया, उसने मिलाया, दोनों मिल गए, तो एक दूसरे को पैसे एक्सचेंज कर दिए। गवर्नमेंट को पता चला, टैक्स लिया। यही था हवाला बाजार। अब इसने सोचा कि इस हवाला बाजार की मॉडिफिकेशन की जाए। क्या की जाए, और मॉडिफिकेशन के तौर पे 2 साइंटिस्ट आए 1991 में। उन लोगों ने इसके बारे में सोचा, किया कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी डेवलपमेंट के बारे में सोचा। 1991 में ये कंसेप्ट की शुरुआत हुई है। आप ऐसे समझो, किसकी, ब्लॉकचेन की। अब ये ब्लॉकचेन है क्या, इसको समझते हैं। 1991 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन एक चीज समझो, आईटी की फील्ड में 2006 से लेकर 2011 तक इतना कोहराम आया, डार्क वेब, बिटकॉइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी चीजों का आना स्टार्ट हो गया था। SATOSHI, सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो ये नाम है, ठीक है। मत्सुशी शिमा एक और क्लास में मैंने पढ़ा है, वो किसी और का डेवलपर है, ये इसका डेवलपर है। देखो, ब्लॉकचेन का कंसेप्ट देने वाला, बिटकॉइन का फादर, ब्लॉकचेन का फादर सिर्फ एक ही बंदा है, दैट इज सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ये नाम है इसका। और देखो, इसी के बारे में सारा कुछ बोला जा रहा है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई, बोला गया कोई ऐसी होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को पता ना चले, पैसा ट्रांसफर हो, ये वो। लेकिन फुली इम्प्लीमेंटेड 2008 में हुआ। 2008 में क्यों हुआ, 2000 में इस बंदे ने क्या किया, 2 कंसेप्ट लाए। एक को बोलते हैं बिटकॉइन और दूसरे को नाम क्या दिया गया, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दोनों का फादर कौन है, सतोशी नाकामोटो। क्या है, सतोशी नाकामोटो दोनों का फादर है। किसका, बिटकॉइन का भी, ब्लॉकचेन का भी, ठीक। अब बिटकॉइन को छोड़ो, वो अलग टॉपिक है, ब्लॉकचेन की तरफ आता है। लेकिन पहले बात करते हैं सतोशी नाकामोटो है कौन। इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था अब अभी तक। ही इज एन एनोनिमस पर्सन, कोई नहीं जानता है ये कौन है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस बारे में लोग ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई आके बोले मैं सतोशी नाकामोटो हूं ना, रख देगा। क्यों, उसके पास इतनी बिटकॉइन्स पड़ी हुई हैं कि सबसे रिचेस्ट पर्सन अभी सतोशी नाकामोटो को बोल रहे हैं। दुनिया में जो टॉप 10 है उनमें सतोशी नाकामोटो। कुछ बोलते हैं कि ये CI है, अपना नाम उल्टा दे दिया है सतोशी नाकामोटो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इसको इंसान नहीं मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, ठीक है। कि इस बंदे ने जो ये इतना टफ कंसेप्ट ब्लॉकचेन को लाया, ये बंदा एक्चुअल में बंदा नहीं है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। आईटी के बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि CI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब कुछ लोगों ने बोला ना, 4 कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। देखो, ये कुछ हद तक इसको लोग मानते हैं कि ये सही है। 4 कंपनी, एक है SAMSUNG, सैमसंग, ठीक है। अब देखो, ये कंसेप्ट कुछ लोग इस तरह से देते हैं कि
इसका जो डेवलपर है वो एक्चुअल में 4 कंपनी ने मिलके ये बनाया है। ये कोई सताशी नाकामोटो नहीं है, ये उसका कोड नाम है। अब वो इसको डिकोड कैसे करते हैं, वो बोलते हैं SA सैमसंग का है, और नीचे आ जाओ TOSHI सतोशी, नीचे बोलते हैं नाका, नीचे बोलते हैं मोटो। सबने बोला यही है, मतलब ये इसके नाम को इससे जोड़ते हैं। ये बोल रहे हैं, ये एक मतलब व्यू है लोगों का कहने का मतलब, कहते हैं कि ये कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि 4 बड़ी कंपनीज ने मिलकर इस कंसेप्ट को डेवलप किया, और वो है सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मेट्रोला, जो वो फोन थी। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसे लिया गया सैमसंग से, TOSHI लिया गया तोशिबा से, NAKA नाका लिया गया किससे, नाकामिची से, और मेट्रोला जो है MOTTO ये लिया गया किससे, मेट्रोला कंपनी से। तो इसका नाम पड़ा सताशी नाकामोटो। पॉइंट समझ आ गई। कुछ लोगों का ये कहना है, एक बंदा का नाम था सताशी नाकामोटो, सच में भी होता है लोगों का नाम, ये जापान का था, और ये नाम भी जापानी नाम है, सताशी नाकामोटो, चाइनी नाम नहीं है, जापान का नाम है। लोगों ने उसको पकड़ा, इंटरव्यू लिया, उसने बोला खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ो, मैंने कोई डेवलपर नहीं, मुझे 2008 में उस टाइम में बिजी था और कामों में, मैंने नहीं बनाया है। समझ आ रही है। लोगों ने बोला सताशी नाकामोटो तू ही है। कुछ लोगों ने बोला कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहती है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने अंडर करे। अब कुछ लोगों ने बोला ये एक बहुत बड़ा हैकर है। अगर पकड़ पाता तो पता चल जाता कि ब्लॉकचेन का कंसेप्ट देने वाला कौन है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझे, सताशी नाकामोटो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो मर गया, लेकिन ये मर गया कंसेप्ट इसके साथ मैं भी हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने बिटकॉइन को इन्वेंट किया, और बिटकॉइन की वैल्यू अगर बात करें 2010 में ना, जब आया था तो 80 रुपीज या 90 रुपीज थे। 2021 में 30 लाख था। 2021 में इसका बिटकॉइन का वैल्यू इंडियन रुपी में 30 लाख था। अब मुझे बताओ, आज करोड़ों में जा रहा है। आज क्या है ना, बिटकॉइन आज बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन उस टाइम इसको कोई पूछने वाला नहीं था। कहते हैं कि अगर उस टाइम अगर किसी ने 100 रुपए की बिटकॉइन खरीदी होती, आज वो बहुत करोड़पति होता, लेकिन उस टाइम किसी ने मत खरीदी। 2010 में वैल्यू कम था, 2021 तक पहुंचते पहुंचते 30 लाख बिटकॉइन का वैल्यू हो गया था इंडियन रुपी के हिसाब से, इतना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसकी मौत हो चुकी है सताशी नाकामोटो की, क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी बंदा होता है, अगर उसके पास इतनी बिटकॉइन्स पड़ी थी, तो आज तक उसकी बिटकॉइन इसको कोई पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा वो मैं बताऊंगा जब ब्लॉकचेन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी की इकोनॉमी को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। तो वो अपना इतना पैसा, इतनी बिटकॉइन जिसका वैल्यू दिन ब दिन कैसे छोड़ेगा, है ना? कहीं ना कहीं से तो सामने आएगा। अब दूसरा इसका उल्टा व्यू होता है कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या कोई इंडिया में ऐसी क्रांति लाता है या पूरे वर्ल्ड में कोई क्रांति लाता है, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ होती है। पॉलिटिकल साइंस के एक साइंटिस्ट ने कुछ चेंज करने की कोशिश की गई, उसको जहर का प्याला पीना पड़ा। पॉइंट समझ आ गई। तो मे भी ये भी हो सकता है कि ये एक इंडिविजुअल हो, सतोशी नाकामोटो, मगर ये दुनिया को ये दिखाना चाहे कि मैं दुनिया के सामने आना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग इन्वेंशन करते हैं मगर सामने नाम नहीं देते हैं, उनको खतरा होता है। क्या खतरा होता है? इसने ब्लॉकचेन से दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। अब अगर ये बोले कि वो मैं हूं, सबसे पहले तो इसको क्राइम ब्रांच वाले कोई नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे कि आपने ऐसा कंसेप्ट क्यों डेवलप किया, इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। तो डेथ का भी खतरा हो सकता है, जिस वजह से इसने अपने आप को जाहिर नहीं किया आज तक। बट इतना है कि इसके कंप्यूटर वगैरह सिस्टम जहां से नाम जनरेट हुआ सतोशी नाकामोटो, तो कुछ लोग इसको कंपनी समझते हैं, कुछ लोगों ने जापान के किसी सच में उस बंदे को पकड़ लाया। मोदी जी भी इस पे बड़ा भाषण देते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज करो। आप पहले नहीं करते थे, गवर्नमेंट सारे इसके खिलाफ थे, तो अब ब्लॉकचेन की भी तारीफ वो करता है। तो है क्या कंसेप्ट, अब उसकी तरफ आते हैं। पहले समझे सतोशी नाकामोटो के बारे में। ब्लॉकचेन है क्या? सिंपल लफ्जों में समझो, ब्लॉकचेन ऐसे एक इतनी बड़ी लेजर है जहां मैं
इस लेजर पर दुनिया में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं सबका रिकॉर्ड मेंशन होता है और कोई उस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन आप समझो एक लेजर है, हिसाब वगैरह करते हैं। फोन बंद करो। अब अगर फॉर सपोज आप कहीं पे गए किसी मार्केट में या किसी बंदे के पास, आपने कुछ हिसाब किताब लिया, कोई ट्रांजैक्शन की, उसका हिसाब वो बंदा अपने पास रखता है और क्या पता वो बंदा उस हिसाब किताब में छेड़खानी करे, चेंज करे, है ना। अब हमारा पैसा कटता है, फॉर सपोज हमारा पैसा कट गया, हम किससे पूछते हैं? बैंक से कि सर ये हमारा पैसा कटा तो कटा क्यों? इसका रिकॉर्ड किसके पास मेंशन होता है? बैंक के पास। ये एक ऐसी लेजर है जहां पे दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं डिजिटली, सबका रिकॉर्ड मेंशन होता है। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक की। एक ब्लॉक में 3 चीजें सेव होती हैं। ये है क्या? एक ब्लॉक। ब्लॉक में 3 चीजें सेव होती हैं। ये ब्लॉक इसके साथ इंटरलिंक्ड होता है। सबसे पहला ब्लॉक जो ब्लॉकचेन में होता है उसको बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। इसको जेनेसिस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले आने वाला कोई दूसरा ब्लॉक नहीं है, ये पहला ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में होता क्या है? सेव होता यह है कि दुनिया में डिजिटली जितनी भी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को होती हैं इन द वे ऑफ क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन में हो या रिपल में हो या किसी में हो, उनका हिसाब किताब कहां पे रहेगा? एक ब्लॉक में रहेगा। पॉइंट समझ आए? देखो उसने क्या किया, उसने किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड बनाया ताकि किसी का कोई कंट्रोल इस पे ना हो। उसने ये कहा कि दुनिया में जब हम पैसा एक दूसरे को, सतोशी नाकामोटो ने कहा, जब हम बेचते हैं ना तो उस वक्त क्या होता है, कोई ना कोई इसका हिसाब रख रहा होता है, और जब हमारा पैसा कटता है या कुछ होता है हम उसको पकड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आरबीआई पकड़ते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में उसने बोला कि पैसा कट रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन वो एक ही वक्त में पूरी दुनिया में सेव होनी चाहिए, किसी एक बंदे के पास सेव नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है? हमने किसी को पैसा ट्रांसफर किया, पॉइंट समझो, तो हमारी ट्रांजैक्शन का हिसाब बैंक के पास होता है कि इसने ए ने बी को इतना पैसा ट्रांसफर किया और कितने टाइम पे किया, ये किसको पता है? बैंक को। बैंक इसमें छेड़खानी भी तो कर सकती है ना। लेकिन इसने ये कंसेप्ट बनाया, यहां पे दुनिया में जितने भी ब्लॉक्स हैं हर जगह लेजर जाके सेव होगा। मतलब मैंने ए ने बी को कोई पैसा भेजा, इसका हिसाब मेरे पास एक ब्लॉक चेन है, उसके एक ब्लॉक में सेव होगा, इसके ब्लॉक में भी सेव होगा, इसके ब्लॉक में भी, हर एक के ब्लॉक में मेरा वो पैसा जो भेजा मैंने वो सेव हो जाएगा। अब अगर मैं गलत करने की कोशिश करूं तो ये लोग करने नहीं देंगे बाकी सारे ब्लॉक्स, क्योंकि वो हर एक के पास उसका रिकॉर्ड है, किसी एक के पास। तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कहां चली गई? साइड में डिसेंट्रलाइज्ड होगी। पहले हिसाब किसके पास था? सिर्फ आरबीआई के पास था। कितना अकाउंट में पैसा है कौन पता करता था? आरबीआई। अब पूरी वर्ल्ड को पता है इसके अकाउंट में कितनी बिटकॉइन है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर अकाउंट का पता है बिटकॉइन है तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई सिक्योरिटी। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेंसस रूल एक पढ़ाऊंगा उसमें क्या है, लेकिन पहले समझो दुनिया में डिजिटल वे में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है ए टू बी, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वर्ल्ड में, उसका रिकॉर्ड जो होता है वो कहलाता है लेजर। क्या कहलाता है? अब ये लेजर कहीं जाके सेव तो होगा ना, लेजर सेव होता है ब्लॉक में। कहां से होता है? चैन को छोड़ो, चैन की तरफ नहीं आते हैं। लेजर कहां से होता है? ब्लॉक में 3 चीजें सेव होती हैं। पहला होता है ब्लॉक में डेटा, किसका? सेंडर का, रिसीवर का। दूसरा होता है इसमें हैश से होता है। ठीक है, अब ये हैश क्या है इसकी तरफ भी आते हैं। तीसरा होता है प्रीवियस हैश। ठीक है, ब्लॉकचेन में सबसे पहली जो ब्लॉक होती है उसको क्या बोलते हैं? जेनेसिस ब्लॉक। इससे पहली कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है,
अब इस ब्लॉक में 3 चीजें सेव होती हैं। पहले क्या होती है, लिखो डेटा ऑफ, इसके अलावा और भी चीजें सेव होती हैं, लेकिन 3 चीजें मेनली सेव होती हैं एक ब्लॉक के अंदर। डेटा किसका होता है, सेंडर एंड रिसीवर का इंफॉर्मेशन। डेटा में लिखो आप इंफॉर्मेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। दूसरा लिखो आप हैश, इसको डिफाइन करो, फिंगरप्रिंट और कोड। तीसरा, पहले ब्लॉकचेन की शक्ल देखते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है ब्लॉकचेन की, फिर बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉन्सेंसस रूल क्या होता है, ठीक है। अब पहला क्या है, डेटा। डेटा में इसमें क्या होता है, डेटा, दूसरा होता है हैश, तीसरा होता है प्रीवियस हैश। अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें, इसके अलावा और भी सेव होती हैं, लेकिन ये 3 चीजें मेनली ज्यादा सेव होती हैं। कौन कौन सी, डेटा, हैश, प्रीवियस हैश। फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस पे, है ना, मतलब ब्लॉकचेन पे फर्स्ट टाइम आप आए हो, तो इसमें आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो आधार कार्ड की तरह 12 डिजिट जैसे होते हैं ना, इसमें 12 नहीं, इसमें 12 से ज्यादा होते हैं। एक यूनिक कोड मिल जाएगा जिसको हम फिंगरप्रिंट बोलेंगे, और वो हैश सबसे यूनिक हैश होता है। यही तो सबसे बड़ा कारण है ब्लॉकचेन का, यही हैश ही की वजह से ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर पाता है। देखो हैश क्या होता है, ये यूनिक फिंगरप्रिंट है, एक तरह का फिंगरप्रिंट का मतलब आपकी अपना एक अथॉरिटी। तुम्हारी फोन को मैं खोल सकता हूं नहीं जब तक तुम्हारा फिंगर ना लगे, इसी तरह से तुम्हारा कोड आपके माइंड में है, मुझे तो नहीं पता है, एक उसको मिल जाता है, इस कोड को बोलते हैं हैश। पॉइंट समझ आ गई, आप इसको फिंगरप्रिंट समझो या कोड समझो, मगर ये समझना कि ये यूनिक होता है, ये सबका सेम नहीं होता है, ये मिल जाता है, इसको बोलते हैं हैश। अब ये लिंक होता है प्रीवियस हैश के साथ। प्रीवियस हैश इस एक ब्लॉक में से होता है। फॉर सपोज ब्लॉकचेन बनाते हैं इन चारों की, ठीक, ये है जेनेसिस ब्लॉक, ठीक, कौन सी वाली, छोटी सहमत, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये हुई दूसरी ब्लॉक, ये हुई तीसरी ब्लॉक, ये हुई चौथी ब्लॉक। आप ऐसे डायग्राम बना लो, सबसे पहले ताकि आपको इसका हैश देखते हैं। इसका फिंगरप्रिंट है ए। फॉर सपोज, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा कोड नहीं है, आप ये मत हमेशा याद रखना यही है, मैं फॉर सपोज बता रहा हूं। ये किसका है, इसका है, इसके साथ इसको सेव होगा 000। क्यों 00 होगा सेव, क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है, पहली ब्लॉक है, इससे पहले अभी तक कोई ब्लॉक, तो इसमें ये वाला सेव है। अब बात करते हैं दूसरी वाली ब्लॉक, ब्लॉकचेन किसकी है, साइमा की। इसमें डेटा भी तो सेव है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, लेकिन हैश सेव इसका खुद का है, वो है बी, ठीक, दूसरी वाली का। लेकिन प्रीवियस का भी है सेव ए। आगे बात समझ, 3 चीजें सेव थी ना, एक क्या था, डेटा, वो तो पता ही है, डेटा तो सेव होगा, डेटा में सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हैश भी तो सेव होगा, प्रीवियस हैश भी तो सेव होगा। तो हैश इसका क्या था, 00 इसलिए लिखा क्योंकि ये इससे पहले कोई ब्लॉक नहीं थी। यहां पे देखो बी सेकंड ब्लॉक थी, लेकिन इसके साथ में ए मैंने लिखा। ए किसका यूनिक कोड है, पहली, हाँ पहली का ना। अब जो थर्ड वाली है, इसको भी यहां पे होगा सी। ये किसका कोड है, इसका खुद का, लेकिन इसमें प्रीवियस का भी होगा, कौन सा है, बी। अब देखो क्या हो रहा है, एक तो हैश और दूसरा प्रीवियस हैश भी सेव हो रहा है इस वाली ब्लॉक में। अब जो आगे वाले आनी होगी उसका का नाम क्या होगा, फॉर सपोज डी, और इसमें सी। पॉइंट समझ आ गई।
इस टाइम मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड में है जिनके पास नोड्स हैं, जिनके पास कंप्यूटर हैं, जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने बहुत पहले, अब आप नए आ गए, अब आपको ये भी नहीं पता कि मेरी ब्लॉक किसके साथ जुड़ी है, लेकिन उसके ब्लॉक में तुम्हारे ब्लॉक का एड्रेस होगा। क्यों? प्रीवियस ब्लॉक, तुम्हारी ब्लॉक का एड्रेस किसी और के पास भी सेव होगा। पॉइंट समझ आ रही? जैसे इसके पास खुद का एड्रेस क्या है, सीसी, लेकिन पिछली वाली जो आने वाली है उस वक्त क्या है, बीबी। एट अ टाइम पे जब आप ब्लॉक चेन में एंट्री मारते हो ना, तो उस वक्त रनिंग में जो भी ब्लॉक होगी उसका हैश तुम्हारे ब्लॉक के साथ सेव हो जाएगा और उसमें आपका भी हैश सेव हो जाएगा। आई समझ इसकी स्ट्रक्चर कैसे है? अब बात करते हैं कि इसमें जब पैसा ट्रांसफर होता है ना, तो कैसे पैसा ट्रांसफर होता है। जो मेन मुद्दा है ना कि पैसा ट्रांसफर होता है बट किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता है, सिक्योर होता है, और इसको अगर हम हैक करने की कोशिश करें तो नहीं होता है। तो वो 5 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि 5 स्टेप्स हैं पैसा ट्रांसफर कैसे होता है। पॉइंट समझ आ गई? पहले ब्लॉक्स की, जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में, तो बनती है चेन, इसलिए इसको बोला ब्लॉक। अब एक ब्लॉक के अंदर क्या है, डेटा सेव, किसका, सेंडर का, रिसीवर का, और क्या है, हैश, हैश बोलते हैं उसका यूनिक कोड, ठीक है। तीसरा प्रीवियस हैश, उसके पीछे वाली हैश का भी कोड इसमें सेव है। अब अगर आप चाहो, आप कोड को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, अगर इस ए को चेंज करने की कोशिश करोगे, ये ए कहां चेंज हो जाएगा, इसमें भी, और इसमें चेंज होगा नहीं। आप चेंज कहां कर पाओगे, अपने ब्लॉक में, दूसरे के ब्लॉक में चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब अपने ब्लॉक में चेंज किया, इधर एरर आ जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि वो तो अपने ब्लॉक को हाथ नहीं लगाने देगा, उसमें जो डेटा सेव हुआ सो सेव हुआ, उसमें आप इसको चेंज नहीं कर पाओ। अब आप इसको भी चेंज करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? इसके पास अपना डेटा, ये हाथ नहीं लगाने देगा। तो अगर तुम्हें एट अ टाइम करना है ना एक एक ब्लॉक को, तो 10 मिनट लगते हैं, जो मैंने बोला 200 साल लगेंगे आपको सबका हैश चेंज करने के लिए, नहीं कर पाओगे। अब ये काम कैसे करता, हाउ इट वर्क्स, वो लिखते हैं और क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। लिखो आप, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। पहले ब्लॉकचेन की स्ट्रक्चर समझ आई, इसमें होता क्या है, इसमें दुनिया में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना क्रिप्टो करेंसी में, वो उनका रिकॉर्ड होता है, एक तरह की लेजर है। हमारे पैसे अकाउंट से कटे, क्यों कटे, बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड कौन है, बैंक है। इसमें किसी के पास नहीं जा पाओगे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन किसी और ब्लॉक में सेव होगी। समझ आ रही है? इसमें सेव क्या होता है, दुनिया की हर एक ट्रांजेक्शन, जो पैसा एक दूसरे को हम बेच रहे हैं बट इन द वे ऑफ क्रिप्टो करेंसी, रुपी में नहीं, बिटकॉइन में। वो जो पैसा बेचते हैं ना बिटकॉइन में, उसका ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में से हो, एक लेजर में से हो जाता है, फिर वो लेजर से होती जाती है किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। यानी सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, कितना अमाउंट, कितना है इसके पास, ये पॉइंट समझो, ठीक है। अब जो मैं आपको 5 स्टेप्स दिखाऊंगा ना, अगर वो 5 स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ गए, उसकी वैसे ही ग्राफ बना के रखी, ब्लॉकचेन आपको कभी नहीं भूलेगी। अब हो गया, सबने लिखा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन में पैसा ट्रांसफर होता कैसे। ये वो पैसा नहीं है इंडियन रुपी, बस ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है, आप इंडियन रुपी, डॉलर शॉलर दिमाग से निकाल दो। क्रिप्टो करेंसी, क्या याद रखना, अब क्रिप्टो करेंसी में कोई बिटकॉइन में सौदा करता है, कोई रिबल में करता है। ए को भेजना है एक बिटकॉइन, क्या भेजना है, किसको, बी को। यहां पे रुपी नहीं चलेगा, इधर क्या चलेगा, बिटकॉइन। और ये बिटकॉइन सारी किस करेंसी में आती है, क्रिप्टो करेंसी। समझ आ रही है? हम अगर बात करें रुपी तो इंडियन करेंसी, डॉलर यूएस, है ना। यहां पे करेंसी किसी मुल्क की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की एक ही करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। अब उसके अंदर जैसे इंडियन रुपी आता है ना, ऐसे इसके अंदर बिटकॉइन है, रिबल है। तो फॉर सपोज मुझे एक बिटकॉइन भेजनी है ए को बी को, यानी कि मुझे भेजनी है साइमा को एक बिटकॉइन। पॉइंट समझ आ गई इतना? तो नोड ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड। मुझे सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, ये मैंने कंप्यूटर का शक्ल बनाई है, ये नोड इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, इसमें लिख के रखना, इसमें कंप्यूटर नहीं बोला जाता है, नोड बोला जाता है, ठीक है। एक नोड है जो
नोड के जरिए मैं, मतलब मेरे पास ब्लॉकचेन ऑलरेडी चल रही है, मुझे इस टेक्नोलॉजी को मैं यूज कर रहा हूं, और मैं अब 2 महीने के बाद आया फिर से ब्लॉकचेन पे, और मैं चाहता हूं कि मैं साइमा को एक बिटकॉइन भेजूं, और एक बिटकॉइन का आज बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब भेजने के लिए सबसे पहले मैं ऐसा ही नहीं आता हूं कि मैं आया और भेज दिया ना, मुझे क्या करना है, नोड ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड, मुझे सब बाकी नोड्स को, पूरी ब्लॉकचेन को रिक्वेस्ट भेजनी है कि क्या मैं ए, और मेरा हैश ए कुछ भी है, नाम पता नहीं है, इधर साइमा भी मुझे बिटकॉइन भेज देगी, मुझे पता ही नहीं ये साइमा ने भेजी है कि किसने भेजी है। तो इन बाकी ब्लॉक्स को क्या पता चलेगा कि कोई ब्लॉक है जो है ए और ये पैसा भेजना चाहती है बी को, और उसका नाम है हैश नाम, वो क्या है सी। और सपोज कोई भी नाम हो सकता है इन दोनों ब्लॉक्स का, और इसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलती है। अब मैं यूज कर रहा हूं, ये मुझे पता है कि ये ब्लॉकचेन कोड मेरा है, थर्ड पर्सन को पता, इस पूरी जगह पे जितने भी ब्लॉकचेन में लोग होंगे उनको ये पता चलेगा कि ए है, उसका हैश है कुछ 0355548, ये भेज रहा है पैसा, भेजना चाहता है किसको, बी को। रिक्वेस्ट जनरेट होगी, पहला स्टेज क्वालिफाई हुआ, समझ आई क्या हुई, रिक्वेस्ट के बाद ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड। ब्लॉक क्या बोलती है कि इस करेंसी में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इधर एक करेंसी लग जाएगी तुम्हारे ब्लॉक के सामने, बिटकॉइन का एक अलग शक्ल होती है, रिबल का एक अलग शक्ल होती है, डॉलर के सामने कुछ इस तरह का एस, अभी मैंने एस लगा दिया है, बिटकॉइन का शायद ऐसे है, बी है ना, बी लग जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पैसा ए जो बी को भेज रहा है, ये किस फॉर्म में भेज रहा है, बिटकॉइन के फॉर्म में। आर लगेगा या कुछ और लगेगा तो पता चलेगा रिबल करेंसी में भेज रहा है। तो क्रिएशन के लिए रिक्वेस्ट पूरी ब्लॉकचेन को चली जाएगी, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, सबको एट अ टाइम रिक्वेस्ट जाएगी कि ए बी को पैसा भेजना चाहता है। और पता इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि बिलियंस ऑफ नोड्स चेक करेंगे क्या ए के पास एक बिटकॉइन है अवेलेबल, मेरे पास 2 बिटकॉइन है, एक मैं किसको भेज रहा हूं, तो इसके पास कितनी बिटकॉइनस है, बी के पास कितनी बिटकॉइनस है, ये भी पूरे ब्लॉकचेन की बाकी ब्लॉक्स चेक करेंगे, और ए ब्लॉक के पास कितनी बिटकॉइनस है, ये भी पूरे ब्लॉक्स चेक करेंगे। तामझाम तो है, सारी चेक करती हैं कि क्या ये इस काबिल है कि ये एक बिटकॉइन भेज सकता है, और अगर है काबिल तो क्या होगा, थर्ड में एक चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में जितने नोड्स हैं सब पे ये ब्लॉक भेजी जाएगी, रिक्वेस्ट ए की, बी को अभी नहीं है, ए की रिक्वेस्ट है कि मैं ₹1 साइमा जी को भेज रहा हूं, रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में सबको चली जाएगी। और बाकी नोड्स पता क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, मैं माइनिंग बाद में सिखाऊंगा क्या है। बाकी नोड्स ये करेंगे कि क्या ए के पास एक बिटकॉइन अवेलेबल है और बी के पास रिसीव करने के लिए बाकी बिटकॉइन्स हैं, दोनों बिटकॉइन्स की वेरिफिकेशन होगी बाय अदर नोड्स इन द नेटवर्क। पॉइंट समझ आ गई तीनों। चौथा, अब जब सबको पता चला कि हाँ ये दोनों के पास है, और ए वाला जो रिक्वेस्ट कर रहा है ये कोई गलत रिक्वेस्ट, इसके पास एक बिटकॉइन है, ये भेज रहा है, सेंडर और रिसीवर भी रिसीव करने के काबिल है, तो सब में लग जाएगा ठीक, मतलब कि आ जाओ भाई भेजो। नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, यहां पे देखो तुम्हारे तक नहीं है, आप क्या करते हो, बैंक में पैसा किसी को भेजते हो ना, बैंक सर्वर डाउन होता है, मत भेज सकते हो, किस तक है, बैंक तक है। बैंक में जाके बोला ये पैसा किसी को डालो, वो बोलता है भाई मैं नेफ्ट करूंगा, उनको पता होता है नेफ्ट करते हैं, आधे घंटे के बाद बोला जाओ आधे घंटे के बाद लगेगा, तुम किसके मजबूर हो वहां पे, बैंक के। इधर तुम सब नोड्स के मजबूर हो, तुम्हें किसकी रिक्वेस्ट लेनी है, और नोड्स क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन का जो आईडी जनरेट हुई, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी होती है ना, वो इसमें भी सेव होगी, इसमें भी वर्ल्ड की जितनी ब्लॉक्स हैं सब में तुम्हारी ट्रांजैक्शन का प्रूफ सेव हो जाएगा
कि ए ने फलाने टाइम इतने बजकर इतने टाइम पे बी को ये बिटकॉइन भेजी थी। अब आप कल को बोलो ये मैंने नहीं भेजी थी, कितनों को चुप करवाओगे? 2 को, 3 को? डिसेंट्रलाइज्ड है, कितनों को? थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, किसी को चुप नहीं करवा सकते हो, सबके पास तुम्हारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है मौजूद। अब तुम बिटकॉइन भेज दी तुमने, उसने रिसीव कर ली, फिर आप बोलोगे ये मुझे वापस करो, इम्पॉसिबल है, तुम्हें उसकी आइडेंटिटी का पता ही नहीं है। होगी बात समझ? अब नोड्स वैलिडेट, यहां पे बैंक वैलिडेट नहीं करती है, बाकी नोड्स जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो वैलिडेट करते हैं इस ट्रांजैक्शन को एंड रिसीव रिवॉर्ड प्रूफ ऑफ वर्क। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, यही सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है ब्लॉकचेन में। प्रूफ ऑफ वर्क ये होता है कि जो बाकी नोड्स हैं उनको क्या चाहिए तुम्हें रिक्वेस्ट अप्रूव करना, उनके पास इतना क्या टाइम है वो रिक्वेस्ट तुम्हारी अप्रूव करेंगे, मत है उनके पास टाइम। और उनको क्या फायदा इससे मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा उनको इस काम का रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो होगा प्रूफ ऑफ वर्क। मतलब उनको रिवॉर्ड में छोटी छोटी बिटकॉइंस मिलती हैं कम, उनका अकाउंट क्या होता जाता है। आप भी तो प्रूफ ऑफ वर्क कर सकते हो, अगर कोई और बंदा बिटकॉइन भेज रहा है, तुम्हें उसकी रिक्वेस्ट आई, आपने अप्रूव किया, मतलब तुम्हें भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो प्रूफ ऑफ वर्क के लिए रिवॉर्ड मिलता है। जब सब ने एक्सेप्ट किया, हाँ दोनों भाई सेम है, ये ए भी और बी भी दोनों के पास बिटकॉइंस अवेलेबल हैं, ये भेज सकते हैं, सबको टिक लग गया, तुम्हारी नोट्स चली जाती हैं। देन अब जैसे ही नोट चली गई तो जो नोड ने पैसा भेजा वो दूसरी के साथ ऐड हो जाएगा, जो ब्लॉक, एक ब्लॉक दूसरी के साथ, ये तीसरी के साथ। अब जितनी ब्लॉक्स काम कर रही होती हैं उन सबको तुम्हारा एक तो क्या चला जाता है डेटा, कौन सा वाला, सेंड एंड रिसीव का डेटा, दूसरा तुम्हारा हैश, सबको चला जाता है। अब गलती से हुआ क्या, यहां पे भी हैश लिखता हूं, यहां पे भी डी डेटा एंड हैश चला गया। अब गलती से ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि मैंने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, सपोज करो मैंने किसी को बिटकॉइन भेजा, ठीक है, अब मैं बोलता हूं नहीं मैंने तो नहीं भेजा था, ये क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने ये बिटकॉइन किसी को भेजा ही नहीं, है ना। तो यहां पे ये होगा कि आप इस कंप्यूटर को तो चुप करवा दोगे, इसको कैसे चुप करवाओगे? बाकियों के कैसे डेटा डिलीट करने की कोशिश करोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं, पैसा इसमें लगता है, कुछ भी हो जाए इसमें आप पैसा दोगे कहां पे? आइडेंटिटी सामने पता चले तो दोगे ना। कोई डिलीट नहीं होगा, सबके पास सेव होगा। अब यहां पे बात करते हैं कॉन्सेंसस रूल, समझ आ गया पैसा ट्रांसफर कैसे होता है इसमें। अब बात करते हैं कि अगर जो इसने बोला रिक्वेस्ट ये ना गलती से हो गया तो हम वापस कैसे लाएं, ठीक है। देखो कॉन्सेंसस रूल क्या है, ये रूल बोलता क्या है, बोलता यह है कि अगर देखो ये आज तक पूरी, जब से ब्लॉकचेन 2008 तक आई है, आज तक कोई कॉन्सेंसस रूल कामयाब हुआ ही नहीं है, पहले तो ये समझो। लेकिन रूल क्या है ये बता देता हूँ। ताहिर ने बोला कि मुझे आप एक बिटकॉइन भेजो, मैंने उसको बोला आप अपना हैश भेजो मुझे, ये भेजेगा ना अपना हैश। चलो पर्सनली हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के बाकी लोग हमें जानते नहीं है, पॉइंट समझना। मैंने ताहिर को बोला मुझे एक बिटकॉइन भेजो, ताहिर ने बोला अपना हैश बोलो, मतलब मैंने इसको अपना हैश बोल दिया। हैश क्या होता है बोला ना, जैसे आधार का नंबर होता है ऐसे तुम्हारे सीक्रेट कोड है, इसको पता चल गया मेरा सीक्रेट कोड, और क्या है कि मुझे इसका सीक्रेट कोड, हम दोनों ने ट्रांजेक्शन कर दी। लेकिन हम दो चलो पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर बाकी लोगों के जो ब्लॉक्स हैं वो हमें जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ये मुझे जैसा ही भेजने की कोशिश करेगा, इसको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, जो पढ़ाया अभी, रिक्वेस्ट जनरेट होगा, पूरे दुनिया के जितने भी हैं लोगों सबको जाएगा कि इसका हैश, मतलब इसका कोड, कि ये वाला कोड मेरा कोड आएगा कि इस वाले कोड को इतना पैसा, इतनी बिटकॉइन भेजना चाहता है। अब इसने भेज दी मुझे, या कुछ हो गया, हम में अनबन होगी, अनबन का मतलब होता है झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, मैं इसको वापस अब नहीं कर रहा हूं। अब ये क्या करता है, अब ये चाहता है कि मैं इससे बिटकॉइन वापस ले लूं, है ना। ये कैसे वापस लेगा, ये मुझसे ले नहीं सकता है। अब ये चाहता है कि यार किसी तरह से बिटकॉइन वापस आ जाए,
ये एक रूल अप्लाई करेगा जिसको बोलते हैं कॉन्सेंसस रूल। ये बोलेगा क्या, ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा पूरी ब्लॉकचेन में कि गलती से मुझसे बिटकॉइन चली गई है, मेरा देगा हैश, इस हैश को एक बिटकॉइन चली गई है गलती से। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंसस रूल, यहां पे समझो 51% मेजॉरिटी पूरे वर्ल्ड की एक्सेप्ट करेगी कि ये बंदा सही बोल रहा है। कोई बोलेंगे क्रॉस, कोई बोलेगा टिक। टोटल टिक जब लगेंगे 51% पूरे वर्ल्ड के, तब कुछ हो सकता है। लेकिन 2008 से लेके आज तक 51% कॉन्सेंसस रूल किसी को नहीं मिला है। मतलब 51% लोग वर्ल्ड के तुम्हें कहने चाहिए कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है। अब आप जैसे ही हैश को, अपने कोड को चेंज करने की कोशिश करते हो या कुछ भी करते हो, उसका इफेक्ट सब में हो जाता है। सब में सेम डेटा है, चेंज मत कर पाओगे। एक जगह चेंज करोगे तो दूसरे के ब्लॉक में कैसे चेंज करोगे। कॉन्सेंसस रूल, इसमें हम किसी चीज को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर 51% तक मेजॉरिटी हो तब हम ब्लॉकचेन में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं। इट इज हाईली सिक्योर। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दो बताओ जरा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो पहला आप लिखो एडवांटेजेस में, लिखो आप डिसेंट्रलाइज्ड, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। अब आप लिखो दो दो, लिखो दोनों में। डिसएडवांटेजेस में लिखो अनइथिकल यूजेस, अनइथिकल यूजेस, ब्लॉकचेन के आज अनइथिकल यूज हो रहे हैं। दूसरा लिखो नॉट इको फ्रेंडली। सजाद साहब अनइथिकल यूज कैसे होगा, देखो यहाँ पे अनइथिकल यूज को थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। अगर डायरेक्ट वेब में जाना है ना, डायरेक्ट वेब एंट्री मारनी है, डायरेक्ट वेब में आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टॉर ब्राउजर के बिना आप उधर एंट्री मारते नहीं हो। टॉर ब्राउजर और वीपीएन का इस्तेमाल करना है। ये मैं क्लास में बोल रहा हूँ, ये चीजें मत करना। एक वीपीएन, बहुत सारे वीपीएन कोई भी यूज करो, एक अच्छा वाला वीपीएन यूज करो, टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करो। उसमें जब आप उसको यूज करना तो लीगल है टॉर ब्राउजर को, लेकिन आप अगर डायरेक्ट वेब में गलत काम करते हो तब इलीगल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे किसी पे नहीं है, फॉर सपोज मुझे उसको कत्ल करवाना है, अल्लाह ऐसा ना करे, कत्ल करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया, डायरेक्ट वेब में गया, जो किसी को एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मैंने किसी को भी पकड़ा, सेंड किया उसको डेटा सेंड किया कि फला ये है, इसकी जगह, बायोडेटा, कहाँ रहती है, क्या करती है, सारा दे दिया, और मैंने बोला मैं आपको 2 बिटकॉइन दूंगा। यानी कि कितना, 2 बिटकॉइन, लाखों की तादाद में पैसा, 2 बिटकॉइन दूंगा मैं, मगर मैं भेजूंगा थ्रू ब्लॉकचेन, तो 2 बिटकॉइन दूंगा, जाके उसको मार के आ जाओ। वो जाएगा स्नाइपर गन लेकर मारेगा, मैं उसको बिटकॉइन दूंगा। कल उसको कोई पकड़े और बोलेगा मुझे आया था बिटकॉइन, कहां से आया पता ही नहीं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, पता ही नहीं चलता है ना कि कौन है। तो इसको अनइथिकल, आप किसी को भी सुपारी दे सकते हो। अगर आप किसी को ऐसे रियल लाइफ में सुपारी दोगे ना फलाने को मारने की, तो पैसा दोगे ना, तो आप उसको जानोगे ना ये कौन है। बिटकॉइन दोगे, क्या पता है कौन है, जिसने दिया बिटकॉइन पता नहीं था कौन, मुझे पैसों तक वास्ता था, लिया पैसा, स्नाइपर गन से शॉट किया, खत्म। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अनइथिकल केसेस में। लिखो ब्लॉकचेन में 2 की होती है, याद रखना, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की कौन सी की होती है, जो दुनिया को पता होती है। दुनिया को क्या पता होता है तुम्हारा, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, जैसा मुंह हो रहा है, हैश। ये बोलना चाहती थी, हैश। 2 की होती है, पब्लिक, प्राइवेट। दुनिया को क्या पता है, पब्लिक की, वो है तुम्हारा हैश। पब्लिक की के सामने क्या लिखोगे, हैश, यानी कि तुम्हारा वो यूनिक कोड। और प्राइवेट की के सामने लिखोगे यूर आइडेंटिटी, यूर पासवर्ड,
योर आइडेंटिटी, योर पासवर्ड। ये किसको पता है? सिर्फ तुम्हें पता है। ब्लॉकचेन के बाकी मेंबर्स को पता है? नहीं पता है। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम कौन हो, तुम्हारा पासवर्ड क्या है, लेकिन उनको क्या पता है? तुम्हारा हैश, और हैश पब्लिक की आता है, दूसरा आएगा प्राइवेट की। ब्लॉकचेन इज a secure decentralized database that records transactions in a chain of blocks, in a chain of blocks, in a chain of blocks, full stop. It is also known as, इसका दूसरा नाम भी है, अगर एग्जाम में आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज DLT। DLT, इसके सामने फुल फॉर्म लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड LEDGR, लेजर टेक्नोलॉजी। DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है। ईच ब्लॉक कंटेन्स each block contains a batch of transactions along with unique code called hash. No one can alter, ALTER, alter लिखा, no one can alter or tamper, or tamper the data in blockchain। लिखो, in blockchain data मत लिखो। anyone can see the data, anyone can see the data, anyone can see the data, but they cannot change, ब्लॉकचेन के अंदर सारे डेटा को देख सकते हैं मगर चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने क्या लिखवाया? एक लेजर। मैंने क्या लिखा? इट इज ऑल्सो नोन एज DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। यानी कि तुम्हारा खाता जो दुकान पे जाते हो ना, तो वो तुम्हारा खाता डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा हो कभी कि पूरे वर्ल्ड को तुम्हारे उस खाते का पता चले, वो तो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में तुम्हारे खाते अकाउंट में कितने पैसे हैं दुनिया को पता होता है, मतलब कितने बिटकॉइन्स हैं, लेकिन वो तुम्हारी बिटकॉइन्स को छेड़, बिकॉज अभी मैंने लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है? दे कैन सी, लेकिन वो चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हाई सिक्योर होता है। ये फुल टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? बोलो। साइमा जी को शायद है, बोलो। हाँ बोलो अगर कोई सवाल है।